हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 की इकोनॉमिक बुक से चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज। ये जो हमारा वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने फर्स्ट से लेके 12 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कवर करने हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। जो एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर में वो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है क्या वो उतनी ही हद तक हुई है जितना प्रोडक्शन है? तो ये हुई है कि नहीं हुई है, हैज या हैज नॉट? तो आंसर है हैज नॉट। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। वर्कर्स इन द टर्शरी सेक्टर, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड? आंसर इज organized. A dash proportion of laborers in India are working in the unorganized sector. Large या small? Large proportion of laborers. Cotton is a dash product and cloth is dash product. Natural and manufactured. तो आंसर है cotton is a natural product and cloth is a manufactured product. The activities in the primary, secondary and tertiary sectors are interdependent या independent? Answer is इंटरडिपेंडेंट। अब है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना है। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। अब किस बेसिस पर जो सेक्टर्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्लासिफाई किए जाते हैं? तो इसका हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस की मदद से जो सेक्टर्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी mostly through the natural process is an activity in that sector. जो भी उत्पादन होता है किसी भी कमोडिटी का नेचुरल तरीके से वो एक्टिविटी है जो कि करी जाती है प्राइमरी सेक्टर में। GDP is the total value of dash produced during a particular year. GDP हम किसको कहते हैं? Total value of all final goods and services जो कि प्रोड्यूस होती है एक पर्टिकुलर ईयर में। In terms of GDP, the share of the tertiary sector in 2003 is, अब जो अगर GDP के टर्म्स में बात करें तो जो शेयर था टर्शियरी सेक्टर का 2003 में वो था बिटवीन 50% to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मिंग सेक्टर, सम पॉसिबल मेजर्स। अब जो प्रॉब्लम्स जो हैं फार्मिंग सेक्टर द्वारा फेस करी गई उसके कुछ पॉसिबल स्टेप्स क्या थे? अनइरिगेटेड लैंड, construction of canals by the government, low prices for crops, procurement of food grains by government। फिर तीसरा debt burden। debt burden क्या है? banks to provide credit with low interest, no job in the off season, setting up agro based mills or compelled to sell their grains to the local traders soon after the harvest, cooperative marketing society। तो ये इसके जो है करेक्ट मैच है। Find the odd one out and say why। इनमें से odd कौन सा है और क्यों? टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पॉटर। तो इसमें odd one out क्या है? टूरिस्ट गाइड। क्यों है? टूरिस्ट गाइड is the odd one out because he or she is appointed by the government department, but tailor, धोबी and potter own their private work। टूरिस्ट गाइड जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाता है, जबकि टेलर हो, धोबी हो, पॉटर हो, ये सब अपने खुद के प्राइवेट काम करते हैं। फिर है टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? वेजिटेबल वेंडर। क्यों है? बिकॉज ही वर्क्स इन द प्राइमरी सेक्टर व्हाइल जॉब्स ऑफ द टीचर, लॉयर एंड डॉक्टर कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। वेजिटेबल वेंडर यानी जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जबकि जो टीचर, लॉयर या डॉक्टर हैं वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। थर्ड है पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल। इसमें ऑड वन आउट क्या है? कॉबलर। रीजन क्या है? ही वर्क्स इन द प्राइवेट सेक्टर व्हाइल द पोस्टमैन, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल वर्क्स इन द पब्लिक सेक्टर और द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये तीनों काम करते हैं पब्लिक सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जबकि कॉबलर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। ऑड वन आउट क्या हुआ? जेट एयरवेज। क्यों? बिकॉज इट इज ओन बाय अ प्राइवेट कंपनी एंड MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो आर ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जबकि जेट एयरवेज जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। A research scholar looked at the working people in the city of Surat and found the following. Compare the table. अब आपको टेबल कंपेयर करनी है। What is the percentage of workers in the unorganized sector in the city? अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें कितना परसेंटेज है वर्कर्स का जो काम करते हैं। तो प्लेस ऑफ वर्क जो है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल यहाँ दी हुई है। तो ऑफिसेज, फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, परसेंटेज इसमें ज्यादातर लोगों का 15% है। फिर है ओन शॉप, ऑफिसेज, क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेसेस विद फॉर्मल लाइसेंस, ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ, इसके भी परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल 15% है। पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इनकी परसेंटेज 20% है। वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप्स यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है, इनकी परसेंटेज 50% है। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर 70%, यानी 50 plus 20. Do you think the classification of economic activities in primary, secondary and tertiary sector is useful? Explain how. आपको क्या लगता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में, वो काम की है, यूजफुल है, कैसे? The classification of economic activities into primary, tertiary and secondary sector is useful on account of the information it provides on how and where of the people of the country are employed. ये क्लासिफिकेशन से मदद क्या मिलती है कि हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ और कैसे जो लोग हैं कंट्री के, उनको रोजगार मिला हुआ है। Also it helps in ascertaining as to which sector of economic activity contributes more or less to country's GDP and per capita income. साथ ही साथ हमें ये भी आकलन करने में आसानी होती है कि कौन सा सेक्टर है जो कि आर्थिक गतिविधियों को कर रहा है और उसका जो योगदान है वो कंट्री के जीडीपी में या पर कैपिटा इनकम में कितना है, कम है या ज्यादा है। If the tertiary sector is developing much faster than the primary sector, that it implies that agriculture is depleting and the government must take measures to rectify this. By chance अगर टर्शरी सेक्टर जो है वो ज्यादा तेजी से प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। The knowledge that agriculture profession is becoming unpopular or regressive can only come if we know which sector it belongs to. अब ये पता चले, जानकारी हो कि एग्रीकल्चर प्रोफेशन उतना पॉपुलर नहीं रह गया है या उसमें कमी आ रही है, तो ये तभी हम जान सकते हैं जब हमें ये पता हो कि वो किस सेक्टर में आता है। Hence it is necessary to classify economic activities into these three sectors for smooth economic administration and development. तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको जो है इन सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाए ताकि स्मूथ जो है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट हो सके। For each of the sectors that we come across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? Could there be other issues which should be examined, discussed? अभी हर सेक्टर की जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पे या जीडी पे। क्या और भी इश्यूज है जिनको एग्जामिन करना चाहिए, उसको आपको डिस्कस करना है। For each of the sectors mentioned in this chapter, our focus should definitely be on employment and GDP. सही बात है, हम जिस भी सेक्टर की बात कर रहे हैं हमारा मेन फोकस जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे और जीडीपी पे है। This is because growth in GDP and full employment are common goals of 5-year plans and they also determine the size of country's economy. ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो ग्रोथ है जीडीपी में या जो पक्के तौर पे एम्प्लॉयमेंट है, यही मेन कॉमन गोल है 5-year प्लान्स के, और साथ ही साथ वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी का साइज भी बताते हैं। A focus on employment and GDP helps us to calculate and monitor the most important factors. अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी पे फोकस करते हैं तो इससे हमें बहुत आसानी मिलती है कैलकुलेट करने में, मॉनिटर करने में जो मुख्य फैक्टर्स हैं जैसे कि पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्टिविटी, चेंज जो है एम्प्लॉयमेंट रेट में एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी and thus takes necessary steps required for the upliftment of country's economy as a whole. इससे मदद मिलती है कि हम वो कदम उठाएं जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो पूरे तरीके से। Yes, the other issues which should be examined are, अब कौन कौन से और मुद्दे हैं जिनको हम एग्जामिन कर सकते हैं? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ
अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, समानता से इनकम दी जाए, वेल्थ सब में जो है बराबर हो कंट्री के अंदर, पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नई तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए कंट्री की, एंड हाउ टू अचीव सरप्लस फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, कैसे हम जो है कंट्री के अंदर काफी ज्यादा भारी मात्रा में फूड का प्रोडक्शन कर पाए। Make a long list of all kinds of work that you find adults around you doing for a living. आपको बताना है हर उस काम के बारे में जो आप देखते हैं कि आपके बड़े आसपास अपनी जीविका के लिए करते हैं। In what way can you classify them? Explain your choice. कैसे आप उनको क्लासिफाई करोगे, ये आपको खुद सेल्फ अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। The activities performed by the human beings for a living are classified into 3 sectors. जो भी एक्टिविटीज होती है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा वो 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई करी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। When we see people around us, we can classify their employment sector in either of these 3 classifications. जब भी हम लोगों को काम करते हुए देखते हैं, हम उनके जो काम का रोजगार जो है उनका, उसको इन तीनों सेक्टर्स में किसी में भी बांट सकते हैं। अब जैसे एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, एग्रीकल्चर, सेलिंग वेजिटेबल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। साफ सफाई करना, खेती बाड़ी करना, सब्जी बेचना, ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अगर कोई ऐसा काम करता है जिसमें चीजों का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, बन के वो फाइनिश्ड गुड्स निकलती हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में डाल सकते हैं। टीचिंग, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं टर्शरी सेक्टर के हैं। हाउ इज द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जांपल्स। टर्शरी सेक्टर बाकी और सेक्टर से अलग कैसे है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। The tertiary sector is different from other 2 sectors. तो अलग है दोनों सेक्टर से। This is because other 2 sectors produce goods, but this sector does not produce goods by itself. दोनों ही जो सेक्टर्स हैं उनमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस सेक्टर में कोई प्रोडक्शन नहीं होता गुड्स का अपने आप। But the activities under this sector helps in the development of the primary and secondary sector. पर इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी मदद कैसे मिलती है कि हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसका और ज्यादा सही तरीके से डेवलपमेंट होता है। These activities are on aid or support for the production process. ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये किसी मदद से या सपोर्ट से ही प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्टिविटीज, ये सब जो एक्टिविटीज हैं इन सब की जरूरत पड़ती है। दिस सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमारा मेन क्या काम है, जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे से इधर जगह जैसे उधर जाना हो, बैंकिंग है, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, ये सब किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। What do you understand by disguised unemployment? Explain with example from each urban and rural areas. अब आपको disguised unemployment का मतलब क्या होता है वो बताना है। एग्जाम्पल आपको अर्बन और रूरल एरिया का लेना है। Disguised unemployment is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed. अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छुपी बेरोजगारी, इसका एक इस तरीके से हम कह सकते हैं ये ऐसी एक बेरोजगारी है जिसमें लोग दिखते तो हैं कि वो काम पर हैं पर एक्चुअली वो बेरोजगार होते हैं। दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई जिसे हम कह रहे हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इन सच ए सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। जैसे इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती। 5 की जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत सिर्फ 5 ही लोगों की है। जैसे फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस तरह का जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरियाज में बहुत मिलेगा। इन अ फैमिली ऑफ 9 पीपल ऑल आर एंगेज्ड इन द सेम एग्रीकल्चरल प्लॉट। 9 के 9 लोग जो हैं एक ही तरह के एग्रीकल्चरल प्लॉट में जुटे हुए हैं। बट इफ ओनली 4 पीपल आर विथड्रॉन फ्रॉम इट there will be no reduction in output. अगर इसमें से 4 लोग हटा भी लिए जाएं तो भी उसके आउटपुट में कमी नहीं आएगी क्योंकि वहां जरूरत सिर्फ 5 लोगों की है। So these 4 people are actually disguisedly unemployed. तो ये जो है एक तरह से 4 लोग जबरदस्ती वहां पर काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। नहीं जरूरत है तब भी वो वहां पे काम कर रहे हैं। In urban areas, this type of unemployment can be seen mostly in service sectors such as in a family all members are engaged in one petty shop or a small business which can be managed by less number of persons. अब शहरों में क्या होता है, इसको कैसे देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर में जैसे एक शॉप है। अब शॉप पे सारी मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो क्या कहते हैं एक छोटी सी शॉप में लगे हुए हैं या छोटे से बिजनेस में लगे हुए हैं, जबकि उस शॉप को या बिजनेस को कम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
खुले तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट, जो खुली बेरोजगारी होती है, वो क्या है? When a country's labor force do not get opportunities for adequate employment, this situation is called open unemployment. जो कंट्री की लेबर फोर्स है, जब उसको इतने मौके नहीं मिल रहे कि उसको पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिल सके, तो हम इसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. This type of unemployment is generally found in the industrial sector of the country. और इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिल जाएगा. This is also found among the landless agricultural laborers in rural areas. और जो एग्रीकल्चरल लेबर होती है, जिनकी अपनी खुद की जमीनें नहीं होती हैं, गांव में ये भी आपको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा. दूसरी तरफ अभी हमने पहले भी पढ़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? छुपी बेरोजगारी, जिसमें क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली अनएम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे डोंट हैव फुल एम्प्लॉयमेंट. ये उस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोग दिखते तो हैं कि वो काम पर हैं, पर एक्चुअली वहां पर जरूरत नहीं होती. In such a situation, more people are engaged in a work than required. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग जो हैं उस जगह पे काम कर रहे हैं. This type of unemployment is generally found in unorganized sector where either work is not constantly available or too many people are employed for the same work that does not require so many hands. इस तरह की जो बेरोजगारी है ये आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगी, जहां पर एक तो काम पहले से ही ऐसा नहीं है कि आपको लगातार मिल रहा हो, दूसरा एक ही काम पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जबकि वहां पर इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं. टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. डू यू एग्री? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. जो टर्शियरी सेक्टर है उसको ये माना जा रहा है उसका इतना अहम रोल नहीं है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. आप इस बात से सहमत हैं? आपको इसके रीजन बताने हैं. तो नो, आई डोंट नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. अब उसके क्या कारण है? द रीजंस आर एज फॉलोज. इन टर्म ऑफ जीडीपी, this sector emerged as the largest producing sector in India, surpassing the primary and the secondary sectors. अगर हम जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो ये वाला जो सेक्टर है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर निकल कर आया है, जिसने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया. In 1973, the share of the tertiary sector in GDP was about 35%, which increased to more than 50% in 2003. अगर 73 और 2003 की तुलना करें तो 73 में जो शेयर था जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का वो 35% था, जो कि बढ़कर 50% हो गया 2003 में. Over the 30 years between 1973 and 2003, while production in all the three sectors increased, it has been the most in the tertiary sector. कहने को उत्पादन तीनों सेक्टर्स में बढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें हुआ? टर्शियरी सेक्टर में. ये पहला कारण है. दूसरा कारण क्या है? In terms of employment, also the rate of growth of employment in the tertiary sector between the same period was nearly 250%. This was negligible in primary sector. अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो रेट था ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट का टर्शियरी सेक्टर में इन्हीं 30 साल के जो पीरियड के अंदर, तो वो 250% था, जबकि प्राइमरी सेक्टर में नाम मात्र था. तो ये जो है हमारा वीडियो, इसमें हमने पहला पार्ट कवर किया है, यानी फर्स्ट से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस किए हैं. अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हमने 13 से लेकर 24 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे कवर किए हैं. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.